हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी को क्लासेस पे। तो हम मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली सल्तनत प्रारंभ कर रहे थे। ये पांचवी वीडियो है, ठीक है। और तो हम दिल्ली सल्तनत में, तो वेलकम टू स्टडी को क्लासेस। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ये हमारे चैनल का नाम है, ठीक है। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम मध्यकालीन इतिहास में पांचवी वीडियो है, ठीक है। तो हम बात करेंगे आज गयासुद्दीन बलबंद के बारे में, ठीक है। गयासुद्दीन बलबंद का जो समय पीरियड है ये 1265 से लेकर 1287 तक माना जाता है, ठीक है। गयासुद्दीन बलबंद के बारे में बात करेंगे, ठीक है, दिल्ली सल्तनत में। तो गयासुद्दीन बलबंद के बारे में बात करते हैं तो बलबंद ने 10 चालीसा का अंत किया था, ठीक है। जो 10 चालीसा जो बना था उसका अंत किसने किया था? बलबंद ने किया था, ठीक है। उसके बाद बलबंद ने लो और रक्त की नीति अपनाई थी, यानी जो बलबंद जो था वो लो और रक्त की नीति अपनाई थी। और एक और बात, बलबंद ने ही सिजदा और पे बोस नामक प्रथा भी चलाई थी, ठीक है, याद रखेंगे। और उसका एक पुत्र था जिसका नाम शहजादा नाम था, ठीक है। यानी बलबंद का एक पुत्र का क्या नाम था? शहजादा, ठीक है। तो बलबंद के पुत्र का नाम क्या था? शहजादा, याद रखेंगे। देखिए उसके बाद जो है जैसे ही मंगलोई का तृतीय आक्रमण होता है, ठीक है, उसी समय, और जो है गयासुद्दीन बलबंद का जो समय पीरियड आप समझ लेंगे कि 1265 से लेकर 87 तक के बीच में, उसी समय मंगलोइड का आक्रमण, तृतीय आक्रमण होता है, जिसमें जो है शहजादा मारा जाता है, यानी उसकी मृत्यु हो जाती है। गयासुद्दीन बलबंद की पुत्र की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। वही बात करें 1287 ईस्वी में बलबंद की मृत्यु हो गई, मतलब मृत्यु हो जाती है। जैसे ही मंगलोई की तृतीय अटैक होता है, उसके पुत्र मारा जाता है। उसके बाद जो है 1287 ईस्वी में बलबंद की मृत्यु हो जाती है, जो कि दिल्ली में उसकी मृत्यु होती है। तो उसका मकबरा जो है दिल्ली में ही है, स्थित है, ठीक है। तो 1287 में बलबंद की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और जो है मरने के बाद जो है उसका जो मकबरा है, जो कब्र है, वो दिल्ली में स्थित है, क्योंकि वो दिल्ली में उसकी डेथ होती है। उसके बाद जो है बलबंद के मरने के बाद उसके जो पोते थे, केकुबाद नामक एक उनके पोते थे, वो सिंहासन पर बैठता है, ठीक है। जैसे ही बलबंद की डेथ होती है, उसके पोते जो है केकुबाद, ठीक है, वो सिंहासन पर बैठता है। अब बात करेंगे केकुबाद के बारे में, ठीक है। केकुबाद के बारे में बात करेंगे तो इसका जो समय काल है 1287 से लेकर 1290 के बीच में है, यानी जो 87 से लेकर 90 के बीच में केकुबाद की शासन समय है, ठीक है। 1287 से लेकर 1290 के बीच में केकुबाद किसका ये जो है बलबंद का पोता था, ठीक है। देखिए आगे बात करते हैं कि जब केकुबाद जिस वर्ष सिंहासन पर बैठा, उसी वर्ष अफगानिस्तानियों ने अफगानिस्तान में शासक था जिसका नाम मलिक फिरोज था, ठीक है। जब जो है केकुबाद जब सिंहासन पर बैठा तो उसी समय अफगानिस्तान में एक शासक हुआ करता जिसका नाम मलिक फिरोज था, ठीक है, मलिक फिरोज, ठीक है, उस समय शासक था। और वह उसी समय भारत पर आया और आते ही दिल्ली पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। तो सिंपल फंडा था कि जब जैसे ही केकुबाद सिंहासन बैठा, उसी समय फिरोज अफगानिस्तान में मलिक फिरोज नामक व्यक्ति वहाँ शासन करता था। और जो है उसके बाद उसने उसी समय भारत पर आया और आते ही दिल्ली पर अटैक कर दिया। उसके बाद जो आक्रमण कर दिया, और करने के बाद जो है केकुबाद की हत्या की, और बलबंद का वंश जो है, और उसके बाद केकुबाद की हत्या कर दी। और बलबंद के वंश में ही एक और वो शासक हुआ करता था,
केमुअस सिंहासन पर बैठा। उसके बाद जो है बलवंत के ही वंश में एक शासक हुआ करता जिसका नाम केमुस था, ठीक है। वो सिंहासन पर बैठता है, ठीक है। सिंहासन बैठते, लेकिन कैमूर ज्यादा दिनों तक शासन नहीं कर पाया और मलिक फिरोज कैमूर की हत्या कर दी। उसके बाद जो मलिक फिरोज था उसने कैमूर की भी हत्या कर दी थी। आपको आई होप आपको समझ आ रहा होगा सब। यानी कि अब क्या होता है, यानी कि जो गुलाम वंश है उसका अंतिम शासक मान सकते हैं कैमूर ही था, ठीक है। यानी जो स्लेव डायनेस्टी का जो अंतिम शासक था वो कैमूर था, ठीक है। तो गुलाम वंश को अंतिम शासक कौन था? कैमूर था, ठीक है, याद रखेंगे आप। उसके बाद जो है जैसे ही गुलाम वंश खत्म हो जाता है उसके बाद जो है खिलजी वंश यहाँ स्टार्ट होता है, ठीक है। खिलजी डायनेस्टी जब समय पीरियड है 1290 से लेकर 1320 तक, 90 से लेकर 20 तक इसका समय काल माना गया है। 1290 से लेकर 1320 तक माना गया है, ठीक है। खिलजी वंश की डायनेस्टी की बात करें तो देखिए यहाँ खिलजी वंश का संस्थापक जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो कि उसका वास्तविक नाम मलिक फिरोज था। अब देखिए जो मलिक जो फिरोज था, जो कैमूर वंश का यानी जो है जो अफगानिस्तान का रहने वाला था, अब वो क्या करता है, वह एक खिलजी वंश की नींव रखता है। उसका फाउंडर कौन होता है? एक, और बाद में उसका नाम पड़ जाता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। उसका वास्तविक नाम मलिक फिरोज था, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि 1293 ईस्वी में, पहले तो वो 90 में क्या करता है, सिंहासन पर बैठता है खिलजी वंश, ठीक है। और जो है एक उसका अपना उपाधि धारण करता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के नाम से, जो कि उसका वास्तविक नाम मलिक फिरोज था। उसके बाद जो है 1293 ईस्वी में 1293 ईस्वी में वो देवगिरी पर आक्रमण किया, जो कि वहाँ देवगिरी में शासन था रामचंद्र, ठीक है। रामचंद्र वहाँ शासक हुआ करता था और इस समय जो देवगिरी है वो महाराष्ट्र में इस समय प्रेजेंट टाइम पड़ता है, ठीक है। यानी जो है अब क्या करता है कि मलिक फिरोज है वो 1293 ईस्वी में देवगिरी पर अटैक करता है, जो कि वहाँ का शासक कौन था? रामचंद्र था, ठीक है। अब क्या होता है, आक्रमण करने के बाद दोनों के बीच में क्या हो जाती है, संधि हो जाती है और दोनों मित्र बन जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे ही देवगिरी पर अटैक करता है मलिक फिरोज, वहाँ जो है दोनों के बीच क्या हो जाती है, एक संधि हो जाती है और जो है दोनों एक अच्छे मित्र भी बन जाते हैं। उसके बाद यहाँ बात करेंगे कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का दामाद जिसका नाम अलाउद्दीन खिलजी था, इसका वास्तविक नाम अली गुरु राष्ट्रीय था, ठीक है। अब देखिए जो अब इसका एक दामाद हुआ करता था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का एक दामाद जिसका नाम अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है। उसी का दामाद हुआ करता था, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे कि जो फिरोज खिलजी है वो काड़ा नामक स्थान पर अलाउद्दीन खिलजी को इक़्तिदार नियुक्त किया था। यानी जो फिरोज खिलजी था उसने अपने दामाद को काड़ा नामक स्थान पर इक़्तिदार नियुक्त किया था, ठीक है, इक़्तिदार नियुक्त किया था। अब उसके बाद जो है ये फोर्थ अटैक होता है मंगलोर का। उसके बाद 1290 ईस्वी में मंगोलों का चौथा आक्रमण होता है, ठीक है। मंगोलों का चौथा आक्रमण होता है। आक्रमण करने के बाद देखिए क्या होता है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने मंगोलों को पराजित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को भेजा और अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को पराजित कर दिया। अब क्या होता है कि जो जलालुद्दीन क्या करता है, फिरोज खिलजी क्या करता है कि मंगोलों को पराजित करने के लिए अपने दामाद अलाउद्दीन खिलजी को भेजता है और जो है और क्या करता है कि जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है मंगोलों को पराजित कर देता है, ठीक है।
अब क्या होता है, इस युद्ध में मंगोलों के ही 2000 सैनिक वापस नहीं गए थे। जैसे युद्ध हो गया था तो वहाँ के जो मंगोलोइड थे वो 2000 सैनिक, ठीक है, 2000 सैनिक जो थे वो वापस नहीं गए और भारत में रहने के लिए जलालुद्दीन फिरोज से खिलजी से इजाज़त मांगी, ठीक है। अब क्या कि जो 2000 सैनिक थे उन्होंने भारत में बस जाने के लिए जलालुद्दीन फिरोज से खिलजी से रहने के लिए इजाज़त मांगी और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने सभी लोगों को इस्लाम धर्म कबूल कर लेने की सलाह दी और 2000 लोगों ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और 2000 लोगों ने, यही लोग नवीन मुस्लिम कहलाते हैं। देखिए क्या होता है कि जो मंगोलॉइड थे वहाँ के जो 2000 सैनिक थे, 2000 सैनिक, वो क्या करते हैं कि जो 2000 सैनिक थे वो जो है भारत में रह जाने के लिए फिरोज खिलजी से इजाज़त मांगते हैं और जब इजाज़त मांगते हैं तो फिरोज खिलजी कहता है कि आप लोग इस्लाम धर्म कबूल कर लीजिए और अब क्या करते हैं कि जो 2000 सैनिक थे उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और जो है यही जो 2000 जो सैनिक थे इस समय नवीन मुस्लिम कहलाने लगे, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इन लोगों के लिए एक शहर बनवाया था जिसका नाम मुगलपुर था, ठीक है। अब क्या किया कि जो नवीन मुस्लिम थे, जो 2000 मंगलोइड जो सेना थे वो नवीन मुस्लिम बन गए थे। अब इन्हीं के लोग जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इन लोगों के लिए एक शहर बनवाया था जिनका नाम मुगलपुर था, जो कि इस समय गोलकुंडापुरी में पड़ता है, ठीक है। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी अब क्या करता है कि जैसे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था उसका एक दामाद हुआ कर जिसका नाम अलाउद्दीन खिलजी। अब क्या करता है कि वो धोखे से जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर सिंहासन पर अधिकार कर लेता है, ठीक है। अब क्या करता है, उसका जो दामाद था अलाउद्दीन खिलजी उसको उसकी धोखे से हत्या कर सिंहासन पर क्या करता है, विराजमान हो जाता है, से अधिकार कर लेता है। अब यहाँ आता है अलाउद्दीन खिलजी का शासन, ठीक है। ये जो अलाउद्दीन जो खिलजी का शासन है 1290 से लेकर 1336 के बीच में है, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि जो है ये मंगोलों को पराजित यही किया था अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद जो है अपने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को धोखे से हत्या करके उसका सिंहासन पर अधिकार कर लिया था। उसके बाद जो इसके समय काल देख लेते हैं तो 1290 से लेकर 1326 के बीच में अलाउद्दीन खिलजी का जो समय काल है। अलाउद्दीन खिलजी ने ही सेना को नगद वेतन देने की शुरुआत की। अब क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेना को नगद वेतन देने की शुरुआत प्रारंभ की थी, ठीक है। एग्जाम में बहुत बार कि सबसे पहले कौन सा शासक था जो नगद वेतन देने की शुरुआत की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। रिमेंबर दैट, नगद वेतन देने के लिए किसने शुरुआत की थी, अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद बात कर लें तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही स्थानीय सेना रखने का व्यवस्था की थी। अब क्या कहता कि अलाउद्दीन खिलजी नगद वेतन देने के साथ साथ अस्थायी सेना रखने के लिए व्यवस्था दिया था, ठीक है। देख लेते हैं खिलजी में ही एक प्रसिद्ध कवि हुआ करते जिसका नाम अमीर खुसरो था, ठीक है। देखिए उसी खिलजी वंश में एक प्रसिद्ध कवि हुआ करते जिनका नाम अमीर खुसरो था, ठीक है। उन्होंने अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी जिसका नाम तोते द हिंद, ठीक है। तोते उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी तोता द हिंद, ठीक है। उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है तोता द हिंद, ठीक है, अमीर खुसरो का। उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम तोते द हिंद, याद रखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ अमीर खुसरो का कुछ आविष्कार भी है, ठीक है।
पहले तो यहाँ बात करेंगे सितार और तबला का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने। खड़ी बोली का भी, करावली का भी। और एक और बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, अमीर खुसरो ने कहा कि जो कश्मीर है उनको, कश्मीर को स्वर्ग कहा है। यानी जो अमीर खुसरो ने कश्मीर को क्या कह दिया? स्वर्ग कह दिया। आप एग्जाम याद रखेंगे तो सबसे पहले सितार और तबला का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने। खड़ी बोली, करावली और सबसे इम्पोर्टेंट, कश्मीर को स्वर्ग कहा था। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो की उपाधि दी थी सुल्ताने जहां। ठीक है, सुल्ताने जहां। यानी जो अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को एक उपाधि दी थी सुल्ताने जहां के नाम से। ठीक है, अगर पूछ दें कि जो अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को किस किस उपाधि के नाम से दी थी, तो सुल्ताने जहां के नाम से। ठीक है, अमीर खुसरो का एक गुरु हुआ करता जिसका नाम हजरत निजामुद्दीन अलिया था। ठीक है, अलिया, हजरत निजामुद्दीन अलिया अमीर खुसरो का गुरु था। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे तो 1298 ईस्वी में 1298 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी गुजरात अभियान पर गया। वहां से उसने एक गुलाम खरीदा जिसका नाम मालिक काफूर था। मलिक काफूर था। ठीक है, अलाउद्दीन क्या करता है, जब 1298 ईस्वी में वो गुजरात अभियान के लिए जाता है तो वहाँ जो है उसने एक गुलाम खरीदा जिसका नाम मलिक काफूर था। ठीक है, आई होप कि जितने भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं आपको समझ आ रहा होगा। देखिए, जो कि एक किन्नर से 1000 दिनार पर खरीदा था। अब देखिए, जो अलाउद्दीन खिलजी था वो मलिक काफूर को एक किन्नर से 1000 दिनारों में खरीदा था। ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है बहुत बार, कितने दिनार में? 1000 दिनारों में, दिनारों में। ठीक है, दिनार में। अब देखिए क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को सेनापति नियुक्त किया। ठीक है, मलिक काफूर को अब क्या करता है कि सेनापति नियुक्त कर देता है। उसके बाद जो है 1303 ईस्वी में एक चित्तौड़ का अभियान होता है। ठीक है, और 1303 ईस्वी में एक चित्तौड़ का अभियान होता है, जो कि चित्तौड़ में एक महारानी हुआ करती जिसका नाम रानी पद्मावती था। ठीक है, रानी पद्मावती जो कि चित्तौड़ की महारानी हुआ करती थी। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ अभियान विफल रहा क्योंकि रानी पद्मावती जोहर कर ली थी। ठीक है, ठीक है, उसके बाद जो है 1306 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अपना दक्षिण अभियान किया। ठीक है, 1306 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है कि अब दक्षिण का अभियान प्रारंभ करता है। इस इस अभियान में मालिक काफूर का उद्देश्य बंगाल के आंध्र प्रदेशों को लूटपाट, धन की प्राप्ति और संप्रदायों को विभाजित करना। ठीक है, तो आई होप कि जो है वीडियो आपको समझ आया होगा, जितने भी वीडियो आपको पढ़ा है आप सब समझ आया होगा। ठीक है, तो